हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो अभी आपका आसाम में एपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स टेंटेटिवली जून 1 को, और यूपीएससी का मई 25 को। तो इसके लिए मैं आप सभी से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एडवांस स्टेज में हैं, जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया और ये अभी यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी का प्री देने वाले हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा नंबर 1 कि आप अपना जो फाउंडेशनल पूरा सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करें, कंसेप्चुअली भी क्लियर रहे और आपके फैक्चुअली भी क्लियर रहें। जो भी फैक्ट है उनको अभी थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी रहेगा। सेकेंडली, आप रिवीजन के साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के लिए, आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे मुनाल पटेल सर की एक किताब है, दिशा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई। तो उस किताब से आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के जो भी पास्ट ईयर पेपर है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आपको एक अच्छा आइडिया बिल्ड हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका जो स्पीड है प्लस एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको ये भी पता चलते रहेगा कि आप कौन से क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, और आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपको अच्छा रिवीजन करना ज़रूरी है जिस पार्ट में आप लैग कर रहे हैं। और इसी के साथ क्या है, आपका एपीएससी के लिए भी जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है वो मददगार रहेगा, क्योंकि उससे आप बहुत सारा इनपुट पाएंगे। आपका जो पूरा प्रिपरेशन है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो सभी को लगता है कि रिवीजन सिर्फ बुक से किया जाता है, तो बुक पढ़ने के बाद, आप जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल है वो पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे भी आपका क्या है, रिवीजन होता है। ओके। सेकेंडली, आप जो सी सेट के पेपर हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको सॉल्व करें। तो सेक्शन वाइज सॉल्व करें। दिशा पब्लिकेशन वाला किताब में आपको सेक्शन वाइज मिल जाएगा। जैसे आपने मैथ का सेक्शन कर लिया, फिर रीजनिंग का सेक्शन, रीजनिंग में भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनको कर लिया, फिर आपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन को देखा। ओके। तो ये चीज़ें आपको यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी दोनों में ही काम आएंगी, और अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी आप अगर अपेयर हो रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा। ओके। प्लस और एक एडिशनल बात कहना चाहूँगा कि एपीएससी के लिए जो आसाम स्पेसिफिक पोर्शन है उसमें आप थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। और एपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सीसीई के अलावा, जैसे सीडीपीओ का हो गया, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर हो गया, फिर आपका रिसर्च असिस्टेंट हो गया, तो ये जो भी पेपर है इनसे भी आप, जो इनका जीएस पेपर होता है स्पेशली, उसको, उसके जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इससे आपका एपीएससी में आपका एपीएससी का प्रिपरेशन में बूस्ट आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट 2 महीने आप इन सभी चीज़ों को करते रहिए, और डेली बेसिस में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लगभग आप 10 से लेके 40-50 तक क्वेश्चन दिन में कर सकते हैं। 2-3 आप स्लैब में बांट लीजिएगा समय को। सुबह कर लिया कुछ क्वेश्चन, दोपहर को देख लिए 10 क्वेश्चन, रात को देख लिया 10 क्वेश्चन, सोने से पहले 4-5 क्वेश्चन। तो ऐसे करके हम क्या है, 30 से 50 क्वेश्चन, ओके, मिनिमम तो 10 क्वेश्चन देखने ही है, लेकिन ऐसे स्लैब में बांट लेंगे तो आप दिन में 30 से 50 क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट यूएसए का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके बारे में। तो हाल ही में आपका रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया है बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साहब। तो इसमें अभी क्या डेवलपमेंट है वो देखना ज़रूरी रहेगा। तो आप देख सकते हैं लगभग इसमें न्यूज़पेपर में आपका इधर 5 और इधर 4, 3, तो 8 आर्टिकल आया है जो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बात कर रहा है। तो अभी इस आर्टिकल से हमें ये समझना होगा कि जो यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ है, मतलब जो बराबरी का टैरिफ लगाना चाह रही है यूएसए, उससे इंडिया के जो डिफरेंट सेक्टर हैं
डोमेस्टिक लेवल में, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके प्रोडक्शन में क्या इम्पैक्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्सपोर्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये देखना ज़रूरी रहेगा। तो अभी इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ लीजिए कि जो टैरिफ इम्पोज किया गया है, रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल का मतलब तो आप समझते ही हैं कि बराबर का टैरिफ लगाना, क्योंकि यूएसए का जो टैरिफ है वो लगभग हर देश के लिए क्या है, कम ही है दूसरे देश के मुकाबले। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का जो एवरेज टैरिफ है वो 17% या उससे ज़्यादा ही है, लेकिन जो यूएसए का टैरिफ है ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स वो लगभग 3% के आसपास है। तो इससे क्या है, यूएसए को लॉस झेलना पड़ता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इलेक्शन में जीत हासिल की है, उन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाने का जो रेटोरिक है या फिर जो प्रॉमिस किया है या फिर जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, उसी के तहत उनका निर्वाचन हुआ है और उन्होंने सफलता हासिल की है। तो अभी जो उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान कहा, तो अभी वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं वो किसके तहत लगा रहे हैं, तो ऑन अप्रैल 2, 2025 प्रेसिडेंट ट्रंप इन्वोक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में हमने कल भी देखा था कि इसके तहत क्या करती है, यूएसए सेकेंडरी सैंक्शंस लगाती है। तो इसी के तहत अभी क्या किया जा रहा है, जो आपका टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ, वो लगाया जा रहा है, नॉट ओनली ऑन इंडिया बट ऑन डिफरेंट नेशन। तो अभी ये जो लॉ है ये प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रह सकता है, और मेंस में भी जब पूछा जाएगा अबाउट रेसिप्रोकल टैरिफ, इसका इम्पैक्ट, तो ये आप जिक्र करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाया गया है रेंजिंग फ्रॉम 10 to 49%, और इंडिया के ऊपर कितना लगाया गया है, 27% ऑन इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए। तो अभी ये जो मेजर लिया जा रहा है ये प्रोटेक्शनिस्ट एस्किलेशन है। तो ऐसा ही आप हिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर यूएसए ने लिया था ड्यूरिंग इंटर वार पीरियड। इंटर वार पीरियड मीन्स आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में। तो यूएसए ने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लेने की वजह से बाकी देशों ने भी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ली थी उस समय, और उसी की वजह से क्या है, जो आपके 1930s में ग्रेट डिप्रेशन देखा गया था वर्ल्ड में, वो था उसका आउटकम प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ का। तो आज के समय पे भी अब क्या है, एक जो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ का मेजर लिया जा रहा है, तो उससे ग्लोबल लेवल में इकोनॉमिक स्लो डाउन देखी जा सकती है, क्योंकि बाकी देश क्या करेंगे, रिटालिएट करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल में अभी जो मैंने बताया अबाउट ग्रेट डिप्रेशन, उसके बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है। तो वैसा ही कुछ अभी सिचुएशन आपका यूएसए अपना रही है, ये शुरुआत है। तो जो भी आपका एक्शन लिया जा रहा है बाय यूएसए, तो वो यूनिलैटरल एक्शन है। यूएसए ने डब्ल्यूटीओ को अप्रोच नहीं किया कि जो टैरिफ ज़्यादा लगा के रखा है बाकी चाइना, ईयू या फिर इंडिया जैसे देशों ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसको कम करना है, वैसा कोई कंप्लेन नहीं किया, लेकिन यूनिलैटरल एक्शन लिया गया है। तो अभी डब्ल्यूटीओ क्या है, 1995 में फॉर्म हुआ एक आपका ट्रेड को रेगुलेट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कौन से देशों में कितनी टैरिफ लगाई गई है, पहले ये देख लीजिए। वियतनाम के ऊपर 46, थाईलैंड के ऊपर 37, बांग्लादेश के ऊपर 37, श्रीलंका के ऊपर 44, पाकिस्तान के ऊपर 30% तक टैरिफ को बढ़ाया गया है। लेकिन इंडिया का ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो कंपैरेटिवली कम है। तो अभी टैरिफ लगाने की वजह से हमारे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन अगर इनके कंपैरिजन में कम टैरिफ लगाते हैं तो उससे क्या है, जो इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए था वो कम रहेगा। तो अभी चलिए देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स में टैरिफ लगाई गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी में टैरिफ लगाया गया है, जिससे क्या है, क्या आपके इसका इम्पैक्ट हो सकता है, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा जॉब रिस्क में आ सकती है।
क्योंकि अभी यूएसए में ज्वेलरी नहीं बिकेंगी, तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा, जो वर्कर्स है वो अपना काम खो देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इससे राइज हो सकता है। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया का रोल है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड में देखा जाए तो इसका जो रेस्पॉन्स है वो मिक्स्ड है, इम्पैक्ट इसका मिक्स्ड रहेगा। सी फूड हाईली नेगेटिव है, हम सबसे ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, तो इससे क्या होगा आपका, अभी हमारे सी फूड जो है या फिर जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया 17% डिसएडवांटेज फेस कर रहा है ओवर इक्वाडोर। तो अभी इक्वाडोर ये सभी देश क्या करेंगे, आपका फिश एक्सपोर्ट इनका यूएसए में बढ़ जाएगा और इंडिया का घटेगा, तो इससे ओवरऑल हमारे फिशिंग सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑटोमोबाइल में माइल्ड है जो इम्पैक्ट रहेगा, इंजीनियरिंग में भी क्या है, निगेटिव है, और टेक्सटाइल में पॉजिटिव आउटलुक देखा गया है। मतलब जिसमें पॉजिटिव, माइल्ड और आप एग्जाम्प्ट देख रहे हैं, इसमें असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बाकी जो हाईली नेगेटिव है इसमें असर पड़ेगा। ओके, लेकिन अभी इंडिया क्या कर रही है, आपके इसका रिटेलिएशन नहीं कर रही है लाइक कनाडा एंड चाइना। तो हम अभी शांत हैं, और जो भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके जो भी हेड्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है बाय द एंड ऑफ 2025 फाइनलाइज होने वाला है, तो उसको जल्द से जल्द फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाकी देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है, तो उस हिसाब से क्या है, जो इंडिया का प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में बिक पाएगा। तो रिलेटिवली क्या है, एक कंपैरेटिव एडवांटेज देखा गया है। तो अगर 100 रुपये का वियतनाम का एक पकड़ लीजिए कोई सामान है, तो वो 146 हो जाएगा और इंडिया का 127 होगा, तो ऑब्वियसली हमारा सामान बिकेगा। तो उस हिसाब से कंपैरेटिव एडवांटेज देखा गया है। ओके, बाकी स्टेक होल्डर जो भी है डिफरेंट इंडस्ट्री के, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन में है, डिस्कस कर रही है, जैसे आपके फार्मा, जैम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग स्टेक होल्डर्स के साथ। और कंसिडर करना है हमें जल्दी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है विद यूएसए, जिसमें टारगेट रखा गया है कि इंडिया और यूएसए के बीच जो ट्रेड है उसको $500 बिलियन तक बढ़ाया जाए बाय 2030। तो देखना होगा आने वाले समय पे क्या होता है, लेकिन अभी इसमें क्या है, आप वे फॉरवर्ड में कुछ और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको तो आगे बढ़ाना है, उसी के साथ हमें क्या करना है, डिफरेंट अदर नेशन के साथ हमारा जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करना है। तो फास्ट ट्रैक करना है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को विथ यूएसए। उसके अलावा भी जो यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, कनाडा, फिर आपका न्यूजीलैंड, इन सभी देशों के साथ क्या करना है, आपका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका टॉक्स को फाइनलाइज करना है, ताकि हमारा सामान और डिफरेंट एरियाज़ में भी बिक सके, और उससे हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में जो शॉक आ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टैरिफ, वो शॉक को काउंटर किया जा सके। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, और प्री में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे IEEPA एक्ट क्या है, अभी जो बताया था थोड़े पहले, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, ये टर्म सीधा पूछ लेगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा, आपको राइट आंसर निकालना होगा। फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल क्या है और किसके तहत ये प्रिंसिपल आया है, WTO के तहत, जो क्या मैंडेट देता है कि इक्वल टैरिफ ट्रीटमेंट लगाना है अमोंग नेशन मेंबर नेशंस। फिर नॉन टैरिफ बैरियर का भी सवाल पास्ट में आ चुका है, इन फ्यूचर भी आ सकता है। एक हो गया टैरिफ बैरियर जिसमें टैरिफ को हाइक किया जाता है, नॉन टैरिफ बैरियर में आपका क्या किया जाता है, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी मेजर्स या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन रूल, इन सब के ज़रिए आपका एक देश का प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा प्री और मेंस के लिहाज से। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कन्नडीपया गेट्स GI टैग।
तो ये कन्नडीपया क्या है? एक मैट है जो केरला के डिफरेंट रीजन के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इसको सदियों से बनाते आ रहे हैं। तो हाल ही में इस प्रोडक्ट को जीआई टैग हासिल हुआ है। और ये क्या करेगा, अभी आपका जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका इकोनॉमिक वेलबींग में मदद करेगा। उनका जो आपका ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रिजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। तो अभी ये प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कन्नडीपाया कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट को बिलोंग करता है और ये क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को प्रीलिम्स के लिहाज से ध्यान में रखना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड अदर चीज़ें। तो कन्नडीपया लिटरल मीनिंग इसका क्या है? मिरर मैट। फिर ओरिजिन इसका कहाँ है? आपके केरला के डिफरेंट रीजन में, इडुक्की, त्रिशूर, अर्नाकुलम, पलक्कड़। ओके, फिर कम्युनिटीज़ जो डिफरेंट इन्वॉल्व है उनकी नाम मेंशन की गई है। तो ये जितना हो सके उतना ध्यान रखिएगा। बाकी सभी चीज़ें, कुछ एक दो चीज़ें ध्यान नहीं भी रहती है तो इट्स ओके। मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है? रीड बैम्बो यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकती है प्रीलिम्स में। ओके, मेंस के लिए तो आपको ओवरऑल जीआई टैग कैसे इकोनॉमी को इन्हांस करता है, कैसे एक चीज़ को यूनिक आइडेंटिटी देता है, कैसे लोकल पॉपुलेशन को आपका उनका इकोनॉमिकली उनका एम्पावरमेंट करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे संजो के रखता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली हमें लिखना होता है। बाकी प्रीलिम्स में क्या है, थोड़ी बारीकी से पूछ ली जा सकती है। इसीलिए क्या है, प्रीलिम्स के लिए चीज़ों को बड़ा ही बारीकी से पढ़ना होता है। ओके, तो इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर ट्राइबल कोऑपरेटिव इससे जुड़ी हुई है उनको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और इसमें सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन कौन है, ये इतने ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, बाकी प्रोडक्ट क्या है, इसका ओरिजिन कौन से आपके स्टेट में हुआ है, फिर कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व में 2-4 कम्युनिटी ध्यान रखिएगा, मटेरियल में क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, और ये है क्या, खाने की चीज़ है, इस्तेमाल करने की चीज़ है, क्या है। तो ये आपका मैट है, वो या ध्यान रखिएगा। ओके, और इसका क्या है, ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ है कि ये वार्म में ठंडक देता है और आपके ठंड सीज़न में आपको वार्मनेस देता है। तो एक रिफ्लेक्टिव पैटर्न देखा जाता है। ये सभी चीज़ें भी क्या है, स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। बाकी इसमें देखिए टाइम एंड स्पेस का डायमेंशन भी दिखाया गया है। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि हम सिर्फ समरी ही कवर करेंगे। नेक्स्ट इसका क्या सोशियो कल्चरल डायमेंशन है। इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है जा सकता है बाय जीआई टैगिंग। ओके, डिग्निटी जो है ट्राइबल कम्युनिटी का, उसको एनकरेज किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्टेड रखा जा सकता है। फिर आपका लीगल इंस्टीट्यूशनल क्या डायमेंशन है कि कौन से लॉ के तहत आप जीआई टैग दिया जाता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के तहत। तो अभी इसको ध्यान रखना है कि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में भी काफ़ी आपको पूछ लिया जा सकता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग को कैसे दिया जाता है, तो या फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो तब क्या करना है आपको, थोड़ी ये जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो लिख के उसके बाद उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझाना ज़रूरी रहेगा। फिर क्या इकोनॉमिक डायमेंशन है। तो अभी जब जीआई टैग मिल गया तो ये आपका जो यूनिक हो गया, यूनिक ज्योग्राफी से एसोसिएट हो गया, तो इससे जो प्रीमियम प्राइस है वो हासिल होगा। ग्लोबल ब्रांडिंग मिल गया है इसको। ओके, मार्केट प्रोटेक्शन मिल गया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बिक सकती है ये सभी चीज़ें। ओके, ट्राइबल लाइवलीहुड को प्रमोट कर सकता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकता है, बैम्बो इकोनॉमी को भी प्रमोशन मिलेगा। ओके, तो एनकरेज करेगा सस्टेनेबल वैल्यू चेन एंड रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट को। फिर आपका इसका एनवायरमेंटल डायमेंशन देखें तो ये इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है। ओके, फिर इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें मैं इन जनरली बता रहा हूँ कि आपको जो भी आप पढ़ते हैं ना उसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक करके देखिएगा। जो 15
आपके 17 गोल है टोटल, एसडीजी गोल टोटल 17 है, तो उस 17 गोल में कहीं ना कहीं फिट बैठ जाता है कोई भी टॉपिक, तो उससे फिट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से बहुत सारी चीज़ें फिट बैठती है, तो उससे लिंक करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव को डाल सके, तभी क्या है आपका आंसर अच्छा रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। एक्सियोम स्पेस मिशन, इंडियाज शुभांशु विल फ्लाई टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन मे। तो ये न्यूज़ क्या है पूरा, तो एक्सियोम 4 मिशन जाने वाला है आपका, और इसको कंडक्ट कराया जा रहा है बाय एक्सियोम स्पेस। तो ये एक आपकी कमर्शियल या फिर प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। तो अभी इसमें क्या है, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसमें भेजा जाएगा, और कब भेजा जाएगा, 2025 का मई तक। तो इसमें अब जो हमारे जो ग्रुप कैप्टन साहब जाएंगे, शुभांशु शुक्ला जी, तो शुभांशु शुक्ला जी जो 4 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया था उन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट से जो इंडिया के जो गगनयान मिशन है उसमें ट्रेवल करने वाले हैं। तो गगनयान मिशन से पहले क्या है, शुभांशु शुक्ला जी ट्रैवल करके आएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इससे क्या है, एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। जो 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे तो उनमें से एक एक्सपीरियंस रहेंगे, बाकी जो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो पूरा माहौल है, जो माइक्रो ग्रेविटी है, उसमें कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या होंगी, एक जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्राप्त हो जाएगा, और हमारे गगनयान मिशन में भी मदद मिलेगी। तो अभी जो शुभांशु शुक्ला जी है वो फर्स्ट इंडियन है टू फ्लाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कोई नहीं गया है, स्पेस में तो गया गया है, राकेश शर्मा जी गए हैं 1984 में रशिया के मदद से। तो ये अभी जो भी हमने देखा ना शुभांशु शुक्ला जी के बारे में, एक्सियोम 4 मिशन में जाने वाले हैं, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेंगी, और मेंस के लिहाज से जब इसरो का अचीवमेंट पूछा जाएगा स्पेस सेक्टर में, तब ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, और तब उसमें जब आप नाम मेंशन करेंगे शुभांशु शुक्ला जी का, फिर आपका राकेश शर्मा जी का, ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, आपकी आंसर को और परफेक्ट बनाएंगी। ओके, और इनके साथ एक कमांडर भी रहेंगे, पैगी वाइट सन, जो फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट है। और लॉन्च कब होगा, ये आपका कैनेडी स्पेस सेंटर जो है फ्लोरिडा में, जैसे हमारा श्रीहरिकोटा में है वैसे फ्लोरिडा में है कैनेडी स्पेस सेंटर, तो वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें भी क्या है, पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फॉर्म में। ओके, बाकी इसमें राकेश शर्मा जी के बारे में भी मेंशन किया है कि कब उन्होंने फ्लाई किया था। ओके, जो आपका अब्रॉड मिशन था वो किस में गए थे, सोवियत सोयूज़ में T11। तो फर्स्ट एंड ओनली एस्ट्रोनॉट है अब तक। और बाकी इंडियन ओरिजिन के कल्पना चावला जी और सुनीता विलियम्स जी है, लेकिन दोनों ही आपके यूएस सिटीज़न हैं, ओरिजिन इंडिया के हैं लेकिन यूएस सिटीज़न है। ओके, और बाकी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए, पूछा जा सकता है कि आपका ऑपरेशनल है सिंस 1998, और इसको बनाया गया है बाय आपके 5 स्पेस एजेंसी के द्वारा। एक नासा है आपका यूएसए का, रॉस कॉस्मोस है रशिया का, ईएसए है यूरोपियन रीजन का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा है जापान का, और सीएसए है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगी स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी के लिए। बाकी इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा कि इंडिया यूएस स्पेस कोलाबोरेशन हो रहा है, ओके, तो ये सभी चीज़ें स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन इसका क्या है, तो ये सभी चीज़ें आप मेंस के लिहाज से ध्यान रखिएगा। और कैसे पब्लिक प्राइवेट स्पेस रेस चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी आपके स्टार लाइनर के स्टार बोइंग का जो स्टार लाइनर था, ओके, फिर आपका स्पेस एक्स का भी स्पेस मिशन चलते रहता है, तो उसके साथ आपको देखना है कि स्पेस सेक्टर में यूएसए कैसे प्राइवेट प्लेयर्स को एंगेज कर रही है और इंडिया कैसे एंगेज कर सकता है, तो वो पूछा जा सकता है मेंस में। ओके, बाकी गगनयान मिशन जो एक्सपेक्टेड है 25-26, ओके, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेंगी।
चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें एक मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। ओके, तो अभी तो प्रीलिम्स का समय है, तो अगर समय नहीं भी मिलता है तो आप इसको एक बार ऊपर से बस देख लीजिएगा। और अगर समय होता है, आपको लगता है कि मुझे दिन में 1-2 क्वेश्चन लिखना चाहिए, तो आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्री बहुत ज़रूरी है ही, मेंस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका अल्टीमेट सिलेक्शन डिसाइड करेगा मेंस के अच्छे मार्क्स ही। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। तो हाल ही में बीमस्टेक का जो समिट है वो थाईलैंड में कंडक्ट कराया गया है, जो 2 से 4 तारीख तक चल रहा है। और मोदी साहब भी बीमस्टेक जो समिट है उसको अटेंड कर रहे हैं। तो अभी इसमें क्या है कि आपका जो बीमस्टेक है वो सार्क के अल्टरनेट के हिसाब से देखा गया है बाय इंडिया, और इंडिया ने सार्क को तो साइडलाइन कर दिया है जो 1985 में फॉर्म हुआ था, क्योंकि सार्क क्या है, डिसफंक्शनल हो गया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ओके, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसके वजह से शार्क में आपका कोई टांजिबल आउटकम नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि सार्क के सबसे 2 बड़े देश अगर देखें तो पहला इंडिया हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया, और दोनों के बीच में क्या है, बहुत सारी डिफरेंसेस है। तो अभी बीमस्टेक के ज़रिए कैसे हम साउथ एशिया के, क्योंकि बीमस्टेक क्या है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है, स्पेशली आपके म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता है। तो हम कैसे जो साउथ एशिया के बाकी नेशन हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन आज के समय पे लगभग एक स्ट्रेन की हालत में है, फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश और नेपाल, तो इनके साथ हम कैसे अपना जो रिलेशन है उसको बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो मोहम्मद यूनुस साहब है जो इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं, और जो आपके नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली जी, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, आपके प्रो चाइना टिल्ट रखते हैं। तो इससे क्या है, जो इंडिया का इंटरेस्ट है साउथ एशिया में और हमारे नेबरिंग रीजन में, उसको हैम्पर करता है। तो इसमें यही सभी चीज़ें मेंशन की गई है कि कैसे हम जो इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है, जो शेख हसीना जी को हटाने के बाद रिलेशन में खटास आ गई है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और जो माइनॉरिटीज़ है जिनका इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है, उनके ऊपर लगातार वायलेंस की न्यूज़ें आ रही है, तो उसको कैसे टेकल किया जा सकता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो ये जो आर्टिकल है बीमस्टेक के बारे में, कल जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, कब स्टैब्लिश हुई थी, 1997। ओके, फिर आपका कितने मेंबर नेशन से, 8 मेंबर नेशन है, ध्यान रखिएगा इसमें पाकिस्तान बीमस्टेक में मेंबर नहीं है। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और ओवरऑल बीमस्टेक के ज़रिए हम कैसे साउथ एशिया मतलब हमारे नेबरिंग नेशन, और प्लस साउथ ईस्ट एशिया से बेटर कनेक्टिविटी करके हम इकोनॉमिक जो म्यूचुअल बेनिफिट है उसको पा सकते हैं, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इन लिहाज से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ते हुए इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इनके बारे में बात किया गया है। और रिसेंटली जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, जो हमने रिलीफ प्रोवाइड किया है म्यांमार को, तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ओके, फिर आपका इसमें ये सभी चीज़ें को ध्यान रखिएगा। और क्यों बांग्लादेश हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी को मेंटेन रख सके, रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में बांग्लादेश का साथ चाहिएगा। ओके, तो फिर बे ऑफ बंगाल में जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो डिफरेंट साउथ एशियन स्टेट है या कंट्री है उनके साथ रिलेशन अच्छा रखना ज़रूरी है। और चाइना का जो आपका हेजिमोनी या डोमिनेंस देखा जा रहा है उसको काउंटर करना ज़रूरी है, उसके लिहाज से ओवरऑल क्वेश्चन बन सकता है। बाकी फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन है, आप इसको रिटेन कर लीजिएगा। बाकी इसमें नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में भी कहा गया है। तो जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था उसके बाद आपका पता ही है कि कम्युनल जो टेंशन है वो सर्ज हो गई थी, कम्युनल राइट्स हो गए थे दोनों ही तरफ। तो उसको ठीक करने के लिए नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950 में। तो नेहरू जी थे भारत के पीएम और फर्स्ट पीएम, और लियाकत जो थे
लियाकत अली वो थे आपके पाकिस्तान के पीएम। तो इन दोनों के बीच पैक्ट हुआ था कि जो माइनॉरिटीज़ है दोनों ही साइड में, उनका आपका प्रोटेक्शन इंश्योर करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखा गया है अभी तक जो प्रोटेक्शन है वो इंश्योर नहीं किया जा सक रहा है पूरी तरीके से। तो इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि जो कम्युनल टेंशन है वो क्या क्या करती है, दो देश के बीच में जो रिलेशन है उसको टॉर्न करती है, और उससे बाकी रिलेशन भी आपके इम्पैक्ट होते हैं, वो चाहे डिप्लोमेटिक लेवल में हो या फिर आपके इकोनॉमिक लेवल में हो या फिर कनेक्टिविटी कोऑपरेशन में हो। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, जो भी आपके रिलीजियस टेंशन है, माइनॉरिटी के टेंशन है, उसको दूर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द अदर स्पेस रेस, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ सैटेलाइट नेट। तो अभी इसमें स्पेशली स्टार लिंक के बारे में बात किया जा रहा है, जो आपका इलॉन मस्क साहब का एक वेंचर है। तो अभी जो स्टार लिंक है वो क्या करता है, आपका सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन के ज़रिए ग्लोबल लेवल में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। तो जो आपका सैटेलाइट इंटरनेट है उसको प्रोवाइड करने के लिए इलॉन मस्क साहब ने आपका स्टारलिंक को बनाया, और स्टारलिंक के तहत लगभग 5 से 7 हज़ार सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन भेजा गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, लगभग धरती से 550 किलोमीटर ऊपर। तो उससे क्या किया जाएगा, जो ग्लोबल लेवल में जो इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, उसका सर्विस प्रोवाइड किया जा सकेगा, और जो आपके अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड रीजन है उनको सर्व किया जा सकेगा। तो हाल ही में क्या है, इंडिया के दो आपके टेलीकॉम जायंट रिलायंस जियो और आपका एयरटेल भारती ने आपका डील साइन किया है, लेकिन अभी भी जो क्लियरेंस आना है गवर्नमेंट के ओर से वो नहीं आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी चिंताएं भी जताई जा रही है, कंसर्न जताया जा रहा है, क्योंकि इससे आप जो यूएसए का सॉफ्ट पावर है वो देख सकते हैं, और इससे यूएसए हमारे चीज़ों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर सर्विलेंस रख सकता है, साइबर स्पियोनाज कर सकता है, डेटा कंट्रोल कर सकता है, इंफॉर्मेशन में डोमिनेंस ला सकता है। तो ये सभी कंसर्न है, और बाकी इसका बेनिफिट क्या है, जो आपके रूरल एरिया से, हिली टेरेन से, उसमें जहाँ कनेक्टिविटी नहीं दी जा सक रही है उसको दिया जा सकेगा। और इससे हमें क्या है, गवर्नेंस में हो, डिफेंस में हो, एग्रीकल्चर में हो, इकोनॉमी में हो, हर तरीके से मदद मिलेगा। लेकिन जो कंसर्न है वो बेनिफिट से भी ज़्यादा माने कंसर्नफुल है, तो इसको देखना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें कहा गया है कि इकोनॉमिक डायमेंशन इसका क्या है, डिजिटल डिवाइड दूर होगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी, अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड कम किया जा सकेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें सिंपल है, मेंस के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, बाकी अभी अगर ग्लोबल लेवल में देखें तो 100 से भी ज़्यादा देश जुड़ चुकी है स्टार लिंक से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी इंडिया में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी की वजह से क्लियरेंस नहीं दिया गया है। तो देखा जाना होगा कि इन फ्यूचर क्या रुख लेती है बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, तो डेटा भी अगर रेगुलेटरी हमारा जो सोवरेनिटी है उसको बचा के रखना होगा, तो अगर रेगुलेटरी सोवरेनिटी हम बचा के रखें तो उसके लिए क्या करना होगा, तो डेटा लोकलाइजेशन लॉ हम ला सकते हैं, जो रेगुलेशन है वो ला सकते हैं ओवर स्टारलिंक। ओके, तो ऑडिट करवा सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के क्लॉसेस रख सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, फिर इसमें और क्या किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, आपका स्टारलिंक से जुड़ सकते हैं, और मीडियम टर्म में हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का जो लियो कॉन्स्टिलेशन है, लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टिलेशन डेवलप किया जा सकता है बाय इसरो अंडर पीपीपी मॉडल। फिर आपका लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ को लीडरशिप दे सकते हैं, उनको भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं एट चीप कॉस्ट। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करता है वाई आर अंडर सी केबल्स इम्पॉर्टेंट। तो ये आर्टिकल बात करता है अबाउट अंडर सी केबल इम्पोर्टेंस के बारे में। तो अंडर सी केबल क्या होता है, ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है, आपके एक देश को दूसरे देश से
एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट से जोड़ता है। और इससे क्या है, जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है वो पाई जा सकती है। डिफेंस के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए उसमें सहूलियत आ सकती है। लेकिन अभी इसमें क्या है, जो इंडिया का अंडर सी केबल है वो लगभग सिर्फ 1% ही है जो आपका कनेक्ट करता है हमारे जो डिफरेंट आपके टेरिटोरी है, लाइक लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और बाकी जो आसपास के रीजन हैं उनको। लेकिन और बेटर कनेक्टिविटी के लिए क्या है, इंडिया को और केबल बिछाने होंगे, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें कहीं डेटा भी होगा, इंडिया कंट्रीब्यूट्स ओनली 1% ऑफ ग्लोबल केबल लैंडिंग स्टेशन। तो जो लैंडिंग स्टेशन होते हैं, जो केबल है, कहीं तो आपके स्टेशन होंगे जहाँ से कनेक्ट रहेंगे, तो उसका 1% है इंडिया में, और टोटल 3% अंडर सी केबल सिस्टम है बाय इंडिया। तो इसमें अब इंडिया एक उभरता हुआ देश है, तो हमारा जो केबल का कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना ज़रूरी है ताकि हम सीमलेसली कनेक्ट कर सके विथ आवर नेबरिंग कंटिनेंट्स लाइक अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, फिर आपका वेस्ट एशियन रीजन को। तो उससे क्या होगी, हमारे सिक्योरिटी में, इकोनॉमी में, इन सभी चीज़ों में मदद मिलेंगी। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें ओवरऑल आपका ये केबल कनेक्टिविटी के लिए कौन से प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं, ओके, डेटा जो भी है ये प्रीलिम्स में काम आ सकती है। फिर अंडर जो सी केबल है वो कैसे मदद करते हैं डिफरेंट सेक्टर को, तो उससे वो हमें मेंस में लिखना पड़ सकता है अगर कोई क्वेश्चन बना तो। फिर ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर कोई डिज़ास्टर क्रिएट होता है तो उससे हम कैसे इजीली कम्युनिकेट करके डिज़ास्टर के समय रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बाकी क्या पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक आपका रिकमेंडेशन है, तो डिसेंट्रलाइज करना है केबल लैंडिंग को। ओके, फिर नेशनल सब सी केबल मास्टर प्लान लेना है। ओके, तो ये सभी चीज़ें अब इसमें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। एक क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है मॉडल, इसको आप नहीं भी लिखते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स पास है तो प्रीलिम्स के हिसाब से अभी प्रीलिम्स में ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वाई पीएम्स नेबरहुड एंगेजमेंट्स आर सो क्रिटिकल। तो बीम्स्टेक के बारे में अगेन इसमें मेंशन किया गया है। तो इंडिया को अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो पहले तो अपने रीजन में जो कनेक्टिविटी है उसको अच्छी बनानी है। जो डिफरेंट नेशन है उसके साथ जो हमारा डिप्लोमेटिक टाइज है नेबरहुड रीजन में वो ठीक करना ज़रूरी है, और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या है, जो नेबरिंग रीजन है उनके साथ हमारे जो भी आपके मुद्दे हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व करना ज़रूरी है इन अ पीसफुल मैनर थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू डिप्लोमेटिक टॉक्स। ओके, तो ये चीज़ें इसमें अगेन मेंशन की गई है। तो जो भी क्राइसिस है हमारे रीजन में, बांग्लादेश में जो क्राइसिस देखा गया, म्यांमार में जो क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका का जो क्राइसिस हुआ था इकोनॉमिक, उसमें हमने कैसे मदद किया, फिर म्यांमार के जो आपके डिज़ास्टर क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, उसमें कैसे मदद किया, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा जो अभी हमने देखा था थोड़े पहले, तो उसी में क्या है, उस आर्टिकल में स्पेशली माइनॉरिटी के ऊपर ध्यान दिया गया था अभी जो थोड़े पहले देखा। और इसमें आपके माइनॉरिटी का एंगल के साथ ही बाकी और जितने भी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल है, कनेक्टिविटी का एंगल है, सभी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी जो आपके बीमस्टेक है, अर्थक्वेक है, उसमें हमारा क्या रोल है, ये सभी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। पूरा डायमेंशन इसमें दिखाया गया है, टाइम डायमेंशन, स्पेस डायमेंशन, लीगल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी। और क्या है, ये मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फैक्ट है वो प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेंस में आप जब भी क्वेश्चन लिखेंगे आपको हमेशा प्रॉब्लम किस चीज़ में होती है कि हम इतने चीज़ें लिखे तो कैसे लिखे। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन लिखते रहेंगे तो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, या फिर आप एक ऐसे लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखे, जीएस का क्वेश्चन लिखे, तो उसको ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट एंगल से लिखना ज़रूरी होता है। और इसीलिए जितने भी जीएस पेपर पढ़ते हैं सभी को इंटरलिंक करके ही आंसर लिखना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस कैन रिवोल्यूशनाइज एयरपोर्ट्स। तो अभी क्या है, उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट में या फिर एयर फ्लाइंग में लोगों को सहूलियत तो मिली है, आम आदमी भी क्या कर पा रहा है, आपका फ़्लाइट ले पा रहा है।
उड़े देश का आम नागरिक, मतलब आम आदमी भी उड़ पा रहा है और इजीली एक जगह से दूसरी जगह, वो चाहे आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हो, जा पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके एयरपोर्ट तक जो कनेक्टिविटी होता है, घर से हो या आपके ऑफिस से हो, जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो क्या है, आपकी बहुत ही ख़राब है। आप देख सकते हैं कि कितना जाम रहता है। तो उससे क्या होता है, एक तो एयरपोर्ट पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है और पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो इसी के लिए कहा गया है कि आपका मास जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको डेवलप करना है और कनेक्ट करना है विथ एयरपोर्ट, ताकि आसानी से लोग बिना प्राइवेट व्हीकल को इस्तेमाल किए ही बढ़िया से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कम खर्चे में और कम पोल्यूशन में एयरपोर्ट पहुंच सके। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें कंपैरिजन भी दिखाया गया है कि टोक्यो के एयरपोर्ट, फिर पेरिस के एयरपोर्ट, लंदन के एयरपोर्ट, सिंगापुर के, फिर एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट से कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कम समय में 10 से 15 मिनट, 7 से 10 मिनट, 5 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट, एवरी 10 मिनट, ओके, और वो भी 300 से 800, 700, 600, 150, कितने कम पैसे में क्या है, आराम से एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें क्या है, आपको ओवरऑल जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अर्बन आपका मूवमेंट है, ओके, जो ट्रांजिशन सिस्टम है, उसके रिगार्डिंग आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और स्टेट भी क्या कर रही है, डिफरेंट जो आपकी इनिशिएटिव्स है वो ले रही है, तो वो चीज़ें पूछी जा सकती है प्री एज वेल एज मेंस में। ओके, तो ये कनेक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आवर मोप अप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज़ अ क्लीन साइन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो कैसे जो हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स जो है वो कितना प्रतिशत पहले से बढ़ गया है। ओके, तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के मुकाबले 24 में देख सकते हैं कि 8.33 ट्रिलियन था, जो 12.57 ट्रिलियन हो गया। पर्सनल इनकम टैक्स विद कॉरपोरेट टैक्स में आप ग्रोथ देख सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो देश का इकोनॉमी है वो कितना रेजिलिएंट है, वो जीडीपी के ग्रोथ के साथ साथ ही कैसे टैक्स में ग्रोथ देखी जा रही है। तो उसी को क्या कहा जाता है, टैक्स बोयंसी। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स बोयंसी क्या है, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो जीडीपी के दर के बढ़ोतरी होने के पश्चात आपके टैक्स में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, ये इसी को कहा जाता है टैक्स बॉयंसी, कि टैक्स बॉयंसी अच्छा है। ओके, तो टैक्स बॉयंसी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है। बाकी ओवरऑल मीन्स के लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपके जो डिफरेंट सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहे हैं और हमारा जो इकोनॉमी इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसका धीरे धीरे, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन एंड डाइवर्सिफाई सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, सर्विस का, मैन्युफैक्चरिंग का, गिग इकोनॉमी का, डिजिटल इकोनॉमी का। तो इसके वजह से क्या है, जो टैक्स है वो लगातार टैक्स का ग्रोथ देखा जा रहा है। और लगातार अगर टैक्स का ग्रोथ होता है तो उससे क्या मदद मिलती है, जो गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी है उसमें मदद मिलता है, क्योंकि जितना अच्छा गवर्नमेंट कमाएगी उससे उतना ही अच्छा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, उतना ही हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और उतना ज़्यादा लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी क्या, अभी टैक्स में भी क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो लॉ बहुत वेग है, इसके लिए क्या है, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसको आपका ओवरऑल किया जा रहा है, और जो नया टैक्स लॉ है वो आपका 2026 का 1 अप्रैल से लागू होगा। और बाकी आपको ये भी ध्यान देना है कि इंडिया में टैक्स जो है टोटल टैक्स जो आना चाहिए, आपके पॉपुलेशन टैक्स पे करने चाहिए, वो अभी लगभग 7 to 8% है। लेकिन हमारे इकोनॉमी के स्टेटस के हिसाब से ये 22% तक होना चाहिए। तो इसमें इसीलिए कहा जा रहा है कि जो टैक्स का बेस है उसको बढ़ाना चाहिए। ओके, और डिफरेंट तरह के टैक्स को लगाया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि लोग टैक्स से ओवरबर्डन ना हो। अगर टैक्स का ओवरबर्डन रहा तो आप देखते हैं ना, लाफेयर कर्व होता है जिसमें एक सीमा से अगर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ जाती है। तो उनको उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कैसे टैक्स में हम और आपका टैक्स पेमेंट में सहूलियत ला सकते हैं, कैसे और टैक्स नेट को बढ़ा सकते हैं, उससे क्या आपका बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। ओके, और बाकी ये जो भी टॉपिक अभी बताए ना, ये पूछी जा सकती है, टैक्स बॉयंसी क्या है, लाफेयर का कर्व क्या है,
ओके, तो इनको ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से। तो आज का डिस्कशन जो है यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के